नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हमारी बात होने वाली है हमारे भारतीय संविधान के एक नए टॉपिक पर। तो मेरे भाई, आज हम बात करेंगे अपने संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर आज हमारी बात होने वाली है। तो चलिए चलते, हम लोग समय को गवाए बगैर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स है वो लगातार हमारे एग्जाम में आते रहे हैं, हम उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आर्टिकल फर्स्ट पर कि हमारा जो पहला आर्टिकल वो हमें क्या बताता है। तो मेरे भाई, जो पहला आर्टिकल है वो कहता है कि जो हमारा भारत है, वो जो मेरा भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ये मेरा आर्टिकल नंबर फर्स्ट कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है मेरे भाई, हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है जो संसद है, संसद जो है वो विधि द्वारा नए राज्य बना सकता है तथा पहले से जो राज्य मौजूद है उनके सीमाओं में परिवर्तन, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन तथा उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। ये आर्टिकल 3 हमसे कहता है। अब बात करते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल आपका 53। अनुच्छेद 53 की बात करें तो अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये कहता है आर्टिकल 53। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 64 के ऊपर। तो 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बातें कही गई है आर्टिकल 64 में। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्टिकल 76 यानी कि 76 पे बात करते हैं। तो 76 में ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है इसके द्वारा ही, राष्ट्रपति के द्वारा ही महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि हमारे देश में जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका संबंध हमारे आर्टिकल 76 में कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं आर्टिकल 78 की। तो आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के बारे में बातें कहा गया है। यानी कि आर्टिकल 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसका ये कर्तव्य होता है कि जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं और अपने मंत्रिपरिषद की पूरा का पूरा ब्यौरा राष्ट्रपति को दे। ठीक है, यही कहा गया है आर्टिकल 78 में कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की जो सूचना चाहिए देश के अंदर, तो उसका जो सूचना है वो सूचना हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे, ये उनका कर्तव्य है। ये कहा गया आर्टिकल 78 में, यानी कि आर्टिकल 78 हमारे प्रधानमंत्री जी से संबंधित है। ठीक, तो आइए बात करते हैं अपने आर्टिकल 89 पर। तो आर्टिकल 89 जो है वो राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में बताता है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में बताता है मेरे भाई। तो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आर्टिकल कौन कौन से मेरे भाई। तो अब आता है हमारा आर्टिकल 108। ठीक है ना, अनुच्छेद 108 की बात कर ले मेरे भाई। तो अनुच्छेद 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अनुच्छेद 108 कब आता है हमारे सामने मेरे भाई, जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, मामला गड़बड़ा जाता है। तो उस समय क्या होता है कि उस समय जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जब संयुक्त अधिवेशन किया जाता है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 108। ठीक ना, यानी कि संयुक्त अधिवेशन क्या चीज मेरे भाई, इसको आप कह सकते हो संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन ठीक, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 108। अब आता है आर्टिकल 110 यानी 110। आर्टिकल 110 जो है यानी कि अनुच्छेद 110 वो धन विधेयक के बारे में बताता है मेरे भाई। धन विधेयक के बारे में बताता है, विधेयक। ठीक ना, ये धन विधेयक के बारे में बताता है। अब आता है आर्टिकल 111 यानी कि अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 बताता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। आर्टिकल 111 यह बताता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जितने भी विधेयक पारित होते हैं उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, उसके परमिशन के लिए। ठीक है ना, ये कहा जाता है आर्टिकल 111 के अंदर। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं आगे आर्टिकल
112 पर। ठीक, आर्टिकल 112 जो है वो यह बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद के समक्ष क्या करता है, हर वर्ष क्या करेगा, वो अपना बजट पेश करेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। ठीक है ना, ये राष्ट्रपति का काम है कि वो हर सत्र के यानी कि हर वित्तीय वर्ष में क्या करे कि वो संसद के समक्ष क्या करे, बजट को पेश कराए। ये राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है मेरे भाई। इसके बारे में बताया गया है हमारा आर्टिकल 112, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 112 है वो बजट के बारे में बताता है। किसके बारे में, बजट के बारे में। आर्टिकल 112 बजट के बारे में है और आर्टिकल 110 जो है वो धन विधेयक के बारे में। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आता है 123, आर्टिकल 123 आता है। आर्टिकल 123 जो है वो राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बारे में ये संबंधित है, यानी कि अध्यादेश से संबंधित है हमारा आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 अध्यादेश से संबंधित है। ठीक, तो आइए चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर, देखते हैं मेरा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है मेरे भाई। तो अब आता है आर्टिकल 124, यानी कि अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है मेरे भाई, यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है उसका गठन आर्टिकल 124 के अंदर बताया जाता है। ठीक है ना, आर्टिकल 124 जो है मेरे भाई वो आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 148। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इससे संबंध रखता है हमारा आर्टिकल 148, यानी कि 148 वाला अनुच्छेद 148 यह बताता है कि देश के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल 163 पर, यानी कि अनुच्छेद 163 पर अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। यानी कि आर्टिकल 163 जो है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है मेरे भाई, यानी कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के काम को आसान करने के लिए, उनके काम में उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा राज्य के अंदर और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। इसके बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 163, यानी कि आर्टिकल 163 जो है वो सीएम के बारे में बताता है, राज्य के सीएम के बारे में ये बताता है हमारा आर्टिकल 163। आइए बात करते हैं आर्टिकल 213, यानी कि अनुच्छेद 213 की बात करें मेरे भाई, तो अनुच्छेद 213 में यह कहा गया कि राज्य जो है वो विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है मेरे भाई अनुच्छेद 213 कि वह अध्यादेश जारी कर दे, लेकिन कब, जब राज्य के अंदर हमारी जो विधायिका है वो नहीं चल रही हो, यानी कि राज्य के अंदर अगर हमारा अभी चुनाव हुआ है, कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो उस समय वो अध्यादेश जारी करने का आदेश दे सकता है हमारा ये राज्यपाल, उसको शक्ति प्रदान किया जाता है आर्टिकल 213 के तहत। नेक्स्ट है मेरे भाई आर्टिकल आपका 214। आर्टिकल 214 यह सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। आपने देखा कि 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और 214 जो है वो हाई कोर्ट की बात करता है। अभी दोनों को ध्यान दीजिएगा, 124 इसमें भी है, 124 इसमें भी है, बस क्रम आपका इधर उधर है। 124 जो है वो आपका क्या है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट, और 214 जो है वो आपका हाई कोर्ट है। यानी कि जो वैल्यू कम है वो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा, जो वैल्यू ज़्यादा है मेरे भाई वो आपके हाई कोर्ट को बताएगा। ठीक ना, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य के लिए होता है मेरे भाई, और कहीं कहीं एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है। अब आते हैं हमारा अनुच्छेद 243 पर। अनुच्छेद 243 ये पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 243 पंचायत
एवं नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें यह कहा गया कि पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, उसकी संरचना, उसके आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकरण एवं उसके उत्तरदायित्व की बात किया गया है हमारे आर्टिकल 243 के अंदर। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो अनुच्छेद 243 है वो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है, यानी कि पंचायत की शक्तियाँ, उसके दायित्व क्या क्या हैं, ये सभी चीज़ें हमारे आर्टिकल 243 में है। आइए चलते अपने नेक्स्ट अनुच्छेद पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है मेरे भाई। अब बात करते हैं आर्टिकल 245 यानी अनुच्छेद 245। तो अनुच्छेद 245 क्या कहता है मेरे भाई, ये कहता है कि संसद जो है वो संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग के लिए, ठीक ना, संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग के लिए, तथा राज्य जो है वो विधानमंडल या विधान पालिका, ठीक ना, राज्य के अंदर विधानमंडल या विधान पालिका जो है अपने राज्य में या राज्य के किसी भी भाग में कानून बना सकता है। यानी कि संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है 245 के अंदर कि वो देश के अंदर कानून बनाए, और राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वो राज्य के किसी भी भाग में कानून बना सकता है। यानी कि संसद को और विधान मंडल, जिसको हम लोग विधान पालिका भी कहते हैं मेरे भाई, विधानमंडल और संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ तक उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या करे, कानून बना सकता है। ये अधिकार देता है अनुच्छेद 245 संसद और विधानमंडल दोनों को। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 249 की। अनुच्छेद 249 पे हमारी बात होने वाले मेरे भाई। तो अनुच्छेद 249 जो है वो राज्यसभा, ठीक ना, राज्यसभा जो है वो विशेष बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा, ठीक ना, लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। ये बातें कहा गया है आपका 249 में। यानी कि जो हमारी राज्यसभा है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का आदेश दे सकता है, केवल 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के विधानमंडल को है, लेकिन आर्टिकल 249 में यह भी कहा गया कि अगर किसी राज्य को यह लगता है कि उसके राज्य के लिए लोकसभा, ठीक ना, उसके राज्य के लिए लोकसभा कानून बनाए, तो यह भी अधिकार 249 में दे दिया गया है कि आप लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अनुमति आप दे सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 262 पर, यानी कि अनुच्छेद 262 की बात करें मेरे भाई। तो अनुच्छेद 262 में यह कहा गया है कि अंतर राज्य, यानी कि 2 राज्यों के बीच में अगर कोई नदियां हैं, अगर कोई नदी घाटी है, तो उसके जल का वितरण, ठीक है, उसके जल के वितरण तथा उसके विवाद को निपटारा कैसे किया जाए, ये सभी के बारे में जानकारी देता है हमारा अनुच्छेद 262। तो आइए देखिए क्या लिखा है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद जो है वो विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। यानी कि अगर कभी जल का विवाद होता है 2 राज्यों के बीच में, तो इसके लिए जो संसद है वो विधि बनाकर इसका निर्णय करती है, ठीक है। ये बातें कहा गया है आर्टिकल 262 में कि संसद को यह अधिकार है कि 2 राज्यों के मध्य नदियों के पानी के बंटवारे के ऊपर अगर कभी विवाद खड़ा होता है तो उसके लिए जो संसद है वो विधि बनाकर उसका निर्णय कर सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 275 की। अनुच्छेद 275 में यह कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिया जाएगा। यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान से संबंधित है आर्टिकल 275, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो 275 है वो सहायक अनुदान से संबंधित है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायक अनुदान। आते हैं आर्टिकल 280 यानी कि अनुच्छेद 280 जो है मेरे भाई वो संबंधित है वित्त आयोग से। वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है मेरे भाई? 280। और वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 उसके सदस्य होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग में 1 ही अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक। वित्त आयोग के कुल सदस्यों की संख्या केवल 5 होती है, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं।
अब आता है अनुच्छेद 300 क। अनुच्छेद 300 क के अंदर हमारे संपत्ति के बारे में विवरण दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 300 क में यह कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को उससे छीन नहीं सकता है। कोई भी राज्य जो है अपने राज्य के किसी व्यक्ति के संपत्ति को उससे छीन नहीं सकता है। और इसी अनुच्छेद 300 क में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह भी आपको ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, आई होप 300 क के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि 300 क क्या बताता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आर्टिकल हमारा 315 यानी कि अनुच्छेद 315 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है, राज्य संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक राज्य और संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जैसे कि यूपीएससी होता है सर, ठीक ना, जैसे कि यूपीएससी हमारे संघ के लिए होता है और राज्यों के लिए भी राज्य का अपना एक लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम आर्टिकल 324। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। आर्टिकल 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है मेरे भाई, अनुच्छेद 324। ये चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सभी के सभी अनुच्छेद 324 के तहत होते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 332 पर। अनुच्छेद 332 पर यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि विधानसभा के अंदर जितने भी एसटी और एससी जनजाति लोग हैं उनके लिए क्या किया गया, आरक्षण के बारे में बताया गया है। यानी कि आपको ये जो हमारा विधानसभा है, विधानसभा में एसटी और एससी सीट के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 332 के अकॉर्डिंग। ठीक ना। यानी कि अनुच्छेद 332 के तहत आपके जो विधानसभा है, इस विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बस आपको इतना ध्यान देना है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है मेरे भाई। तो अब आता है हमारा आर्टिकल 343। यह भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे भाई। आर्टिकल 343 मेरे भाई, आर्टिकल 343 में ही हमारे राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो संघ है, संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगा। ठीक है ना। यानी कि हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ जो भाषा हिंदी है वो संघ की आधारिक भाषा होगी। ये बातें कहा गया है आर्टिकल 343 में। यानी कि अनुच्छेद 343 में हमारी राज्य भाषा हिंदी के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 352। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अनुच्छेद 352 जो है वो आपात स्थितियों में आपातकाल से संबंधित है मेरे भाई। तो अब कौन सा आपात है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति में घोषणा की बातें की जाती है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की बातें कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 352 जो है वह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है मेरे भाई अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है मेरे, और अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है। यानी कि वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात की बात करता है और अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपात के बारे में बताता है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात की नौबत नहीं आई है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 365 पर। आर्टिकल 365 क्या कहता है मेरे भाई कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी
निर्देश का पालन नहीं करता है या पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा ये समझा जाता है कि उस राज्य में जो हमारा संविधान है उस संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है और राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे सकता है। यानी कि आर्टिकल 365 द्वारा किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बस इतना से आपको समझना है। यानी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है और राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य के अंदर संविधान के नियमों का पालन न किया जा रहा हो तब, और ऐसा राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि उस राज्य में संविधान खतरे में है तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आइए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की तरफ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद क्या है मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके सामने है आर्टिकल 368 और ये भी एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है मेरे भाई। तो संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 के, ठीक ना। अनुच्छेद 368 हम बात करते हैं अपने अनुच्छेद 370 में। तो मेरे भाई अनुच्छेद 370 में ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब वो दर्जा छीन लिया गया है। आपको यह बात ध्यान देना है क्योंकि ये जो 370 है इसमें बहुत ज़्यादा आप चर्चा कर चुके होंगे, ठीक ना। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जो कि अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना ही आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद मैंने रखा था जो हर साल हर बार हर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, और आगे भी इनका रिपीट किया जाना संभव है। 101% संभव है मेरे भाई कि यही सभी क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके दिखाई देगा। आई होप आपको बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए केवल इतना ही है मेरे भाई आपके लिए। बाकी यदि आपको मेरा ये क्लास पसंद आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आप सभी एक काम कीजिए मेरे भाई कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।